तो देखिए इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इरोजन, पहला हमारा है। फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ इरोजन। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि एजेंट ऑफ इरोजन। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे कि कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इरोजन क्या होते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग टोटल 5 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो डिफिनेशन, इफेक्ट, एजेंट, कॉजेस और फैक्टर। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो डिफिनेशन है उसको हम लोग समझते हैं। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सोइल इरोजन है क्या। तो सिंपल सा मीन है, मतलब होता है इरोजन का कि जो सोइल पार्टिकल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं। तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे मतलब कोई अपने आप तो चले नहीं जाएंगे जादू से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो इंसान के द्वारा हो, चाहे जैसे हम लोग किसी मिट्टी को उठा के वहाँ रखाएं, या हवा से बहते हुए हवा लगे तेज और उसके सोइल पार्टिकल हवा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं, या वाटर का फ्लो लगे, या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से सोइल एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं, तो वो हमारा सोइल इरोजन कहलाता है। अब ऐसे तो सोइल चली नहीं जाएगी, तो सोइल जाएगी कैसे। तो सोइल जाने के लिए क्या है, सोइल हमारी सब जो देखते हैं हम लोग एक दूसरे से बॉन्ड रहती है, चिपकी रहती है। तो जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका मतलब है कि उस टाइम सोइल टूटेगी, अपनी सरफेस से टूटेगी। तो जो जब सोइल पार्टिकल टूटेगी तो उसको टूटने को बोलते हैं डिटेचमेंट। फिर डिटेचमेंट हो जाएगा, मतलब टूट गई सोइल, अब टूटेगी तो वो बहेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेगी। तो जो मूव करती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन होके जाके कहीं ना कहीं पे तो रुकेगी, और जहाँ पे रुक जाएगी वहीं पे होता है डिपोजिशन। तो सोइल इरोजन में बस ये 3 ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इसी पे हमारा सोइल इरोजन का डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Soil erosion is a process in which soil particle is detachment, transport and deposition from one place to another place through the any external action like human activities, wind activities, water activities, etc. This is called erosion. But वाटर एंड विंड आर मेजर रोल इन इरोजन। देखिए पहला हमारा जो फर्स्ट डिफिनेशन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है कि सोइल इरोजन एक हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सोइल पार्टिकल का डिटेचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, थ्रू द एन एक्सटर्नल एक्शन, मतलब कोई बाहरी एक्शन के थ्रू, चाहे वो ह्यूमन के द्वारा किया गया एक्टिविटीज़ हो, या विंड के द्वारा, या वाटर के द्वारा। इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। बट वाटर एंड विंड आर मेजर रोल इन इरोजन। अब इन एक्शन में भी, जैसे ह्यूमन एक्शन बोले, या हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रक गाड़ी चलती है, या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के कंपेरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो जो वाटर और विंड का जो मेन रोल होता है इरोजन में वो सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर लैंड इज इरोजन। अब इरोजन की ही वजह से नहीं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है। सेकेंड देखेंगे और क्या लिखा हुआ है, द टॉप अपर मोस्ट सोइल लेयर अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑफ सोइल सपोर्ट ऑल ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। सोइल तो हमारे पास बहुत है, मतलब ऊपर से नीचे तक का जाएंगे तो सोइल होती है, उसके अलग अलग लेयर प्रोफाइल होती हैं, सब होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो यूज के लायक सोइल है वो सिर्फ 30 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे वो टॉप अपर मोस्ट लेयर से सिर्फ नीचे तक अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के काम के लिए सिर्फ 30 सेंटीमीटर ही काम आएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, द एवरेज लॉस ऑफ सोइल ड्यू टू इरोजन अबाउट 16 टन हेक्टेयर पर ईयर। अगर पूरे साल का एनुअल लॉस देखें कि हमारे इरोजन का कितना होता है तो वो 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। मतलब एक हेक्टेयर से एक साल में 16 टन हेक्टेयर सोइल इरोडेट हो जाती है। अब ये कंडीशन वेरी करती है अलग अलग। अब ऐसा नहीं है कि अपने खेत में तुम देखने लगोगे तो वहाँ ये इरोडेट होगी, यहाँ नहीं। जहाँ खुले स्थान होंगे जैसे रेगिस्तान में, या जहाँ बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, उन सब जगहों पे इनको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है, इन इंडिया आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया 129 मिलियन हेक्टेयर अबाउट 147 to 173 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अफेक्टेड बाई सेवरल प्रैक्टिस। अब अपने पास पूरी दुनिया का हम लोगों के पास 329 मिलियन हेक्टेयर लैंड है,
अब 329 मिलियन हेक्टेयर लैंड में से 147 से 173 मिलियन हेक्टेयर एरिया अफेक्ट है, जो कि इरोजन की वजह से। सेवरल प्रैक्टिस, जैसे इरोजन में सिर्फ इरोजन ही नहीं है, इसमें और भी है, इरोजन है, वाटर लॉगिंग है, सेलेनाइजेशन है, कुल मिला के बहुत सारी प्रैक्टिस हैं ऐसी जिसकी वजह से हमारी एरिया ख़राब है। अब लेकिन कितनी ख़राब है, तो 147 से 173 मिलियन हेक्टेयर। अब हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे कि 147 से 173 किस में ख़राब है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे हमने दो प्रकार से डाटा लिखा है, एक आईसीआर के थ्रू और एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के हिसाब से, या फिर नेशनल लैंड कंजर्वेशन बोर्ड के हिसाब से। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग पूरी लैंड कितनी ख़राब है, तो 147 मिलियन हेक्टेयर, और एनसीए मतलब नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर के हिसाब से 173 हेक्टेयर। तो ये आपको डाटा ध्यान देना है कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम में है। अगर और उसमें हम जहाँ तक एग्ज़ाम जो देते हैं अधिकतर वो आईसीआर से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें यही वाला डाटा अक्सर पूछा जाता है और हमको इसी को एक्सप्लेन करना होता है। कभी कभी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, एई जेई और ये सब, तो उन सब में कभी कभी इस प्रकार का भी डाटा पूछ लेता है, तो हम लोगों को दोनों ध्यान में रखने हैं। देखिए, जल संरक्षण में मतलब वाटर इरोजन में कितना है, तो वाटर इरोजन में 94 मिलियन हेक्टेयर है, विंड में 10 मिलियन हेक्टेयर है, वाटर लॉगिंग में 11.6 मिलियन हेक्टेयर है। इसी प्रकार से ये डाटा दिया हुआ है, आप टेबल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसके बाद। अब हम बात करते हैं कि हमारे अगर सोइल इरोजन हो जाएगा तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही पड़ेगा कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं सोइल लॉस की फर्टिलिटी है, एक मिनट, जो हमारा सोइल लॉस फर्टिलिटी है वो कम होगी। एक तो यही इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट हमारा क्या पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो रिड्यूज हो जाएगा। फिर तीसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सेडिमेंटेशन इन वाटर बॉडीज, जब इरोजन होगा, आप बहुत सारा देखे होंगे, बाढ़ आती है जब कुछ भी होता है या इधर उधर से मिट्टी का कटाव होता है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी तो जाके जमा होगी। तो मान लो तुम्हारा कोई चेक डैम या स्ट्रक्चर कुछ बने हैं नालों के बीच, उनमें जाके सेडिमेंटेशन मतलब मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी, तो ये भी एक इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। फिर उसके बाद अगर इंक्रीजिंग फ्लड एंड ड्रॉट, अब मान लो जब जो वाटर बॉडीज हैं जो कंट्रोलिंग के लिए बनी हुई थी वो मिट्टी से ही भर जाएंगी, तो जो पूरा पानी पीछे से आ रहा है उसकी वजह से आगे और ड्रॉट होगा। कभी सही पानी नहीं जाएगा, तो कभी जाएगा तो अचानक से चला जाएगा, तो सूखा और बाढ़ की कंडीशन आएगी। ये भी एक इफेक्ट पड़ सकता है अगर स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हुआ तो। फिर उसके बाद बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन। अभी इसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन भी होगा। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए, डिजर्टिफिकेशन में मतलब अब मान लो अगर इरोजन होगा तो सब कॉमन सी बात है, पूरा लैंड ख़राब हो जाएगा। लैंड ख़राब हो जाएगा तो वो मरुस्थली टाइप में दिखने लगेगा, तो उससे एक ये भी प्रॉब्लम होती है डिजर्टिफिकेशन की। फिर उसके बाद अगर हम लोग छठा पॉइंट देखें तो इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, चेक और या कोई वाटर बॉडी से रिलेटेड स्ट्रक्चर बने हैं या कुछ भी बना हुआ है, तो वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये भी हमारा एक इम्पैक्ट में ही आएगा। तो कुल मिला के हमारे कितने इम्पैक्ट तो बहुत हो सकते हैं जितने भी हो, लेकिन हम लोगों को अभी मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ये हमको 5-6 इफेक्ट याद कर लेना है। नंबर 1, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ टॉप सॉइल, रिड्यूस द एग्रीकल्चर आउटपुट, सेडिमेंटेशन इन वाटर बॉडीज, इंक्रीज इन फ्लडिंग एंड ड्राउट, डिजर्टिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हमारा एजेंट ऑफ सोइल इरोजन, कि उसके एजेंट कौन कौन है जिसकी वजह से सोइल इरोजन होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वाटर बॉडी। अब वाटर क्या है, फिर दूसरा है विंड की वजह से होता है, तीसरा है रेन, चौथा है ग्लेशियर और पांचवा है ग्रेविटेशनल। ये मेन एजेंट तो बहुत हो सकते हैं इसके, लेकिन हम लोग 4-5 एजेंट जो मेन हैं उनकी बात करते हैं। अब वाटर से देखेंगे कैसे होगी, तो वाटर से तब होगी जैसे मान लो बारिश हुआ और बारिश होने की वजह से सोइल पहले सैचुरेट हो गई तो मतलब अब जो भी बारिश होगी उसका रनअप होगा। तो जब रनअप होगा तो रनअप के साथ में ये हमारा सोइल पार्टिकल को बहा के ले जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं ना, ड्यू टू रनिंग वाटर। तो हमारा वाटर की वजह से इस प्रकार से होती है क्योंकि बारिश हुई, बारिश की वजह से सोइल पहले से सैचुरेटेड थी, उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी नहीं कि वो पानी को ऑब्जर्व करे। उस कंडीशन में पानी बहना स्टार्ट कर देगा और जब पानी बहेगा तो उससे सोइल एक सोइल मतलब क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगेगी। इसी वजह से वाटर इरोजन भी इसका मेन एजेंट है। फिर इसी प्रकार विंड इरोजन, अगर मान लो सोइल पूरा फुल्ली ड्राई है
और विंड बहुत तेज़ है, हाई स्पीड विंड वेलोसिटी है। तो जितने तेज़ विंड वेलोसिटी रहेगी उतने ही तेज़ मतलब क्या होगा, सोइल पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी आप समझ सकते हैं, कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि ट्रक या बस, उसके पीछे हम लोग जब बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके जस्ट पीछे पीछे और ट्रक तेज चल रही होती है, तो जब वो चलती है तो उसके पीछे कण उड़ उड़ के हम लोगों के मुँह पे लगते हैं, तो वो भी क्या है, विंड इरोजन का ही पार्ट है। इसी प्रकार से जब सोइल बहुत तेज़ चलती है तब उस कंडीशन में भी मतलब सोइल पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं, तो ये भी हमारा विंड वेलोसिटी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेन। अब तो सोचो, अगर रेनफॉल हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होगी उतनी ज़्यादा डिटेचमेंट होगा सोइल का। डिटेचमेंट मतलब सोइल के टूटना, विखंडन होना, तो उसकी वजह से रेन क्या होगा, सोइल इरोजन बढ़ेगा। तो ये भी हमारा एक मेन कारण है। फिर है ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है कि देखे होंगे कि बर्फ़, देखे होंगे या सुने होंगे कि बर्फ़ की चट्टानें ढह गई, गल गई। तो जहाँ बर्फ़ की चट्टानें ढलेंगी, गहेंगी, तो वहाँ भी तो पानी पिघलेगा या इम्पेक्ट करेगा ना सोइल पे, तो वहाँ की सोइल भी एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेगी इसी के साथ में। तो एक ये भी कारण है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का क्या है, द मास मूवमेंट ऑफ सोइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि जब कभी नदी में कटान होते हुए सुने होंगे कि अपने से मिट्टी कट कट के गिरने लगती है, या फिर पहाड़ों तरफ जाते हैं तो लैंड स्लाइडिंग होने लगती है, मिट्टी अपने से ही धस धस के गिरने लगती है। तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो ग्रेविटेशनल एजेंट की वजह से होता है, और इसमें भी बहुत सोइल का लॉस होता है। तो ये भी हमारा एक प्रमुख ही कारण है या एजेंट है इसका। तो हम लोग यहाँ पर कितने 5 एजेंट समझे, एक तो वाटर, दूसरा विंड, तीसरा रेन, और चौथा ग्लेशियल, और पांचवा ग्रेविटेशनल। तो पहला हमारा क्या है, वाटर। वाटर किस वजह से होता है, तो वाटर होता है रन ऑफ की वजह से, ड्यू टू रनिंग वाटर, मतलब रन ऑफ जब बह के चलता है तो उसके साथ में होता है। विंड, फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे विंड। तो विंड कब होता है, जब विंड हाई डेंस, जब क्या होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ हवा ब्लो, तब ये हमारा विंड की वजह से होता है। और फिर तीसरा रेन है। रेन में क्या होता है कि जब रेनफॉल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी तो उसकी वजह से होगा। ग्लेशियर कब होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में जब बर्फ़ पिघलने लगता है या गिरने लगती है तो उसके साथ में होता है। फिर चौथा ग्रेविटेशनल, जो कि मास मूवमेंट ड्यू टू सोइल। इसमें क्या होता है कि लैंड स्लाइडिंग का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, उसको आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन। तो कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन क्या होते हैं, सोइल के कॉजेस दो प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो नेचुरल जो कॉजेस होते हैं, और एक जो इम्प्रॉपर यूज करते हैं हम लोग लैंड का, उसकी वजह से। तो देखिए नेचुरल में क्या है तुम्हारा, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री। सबसे पहला है जो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अंधाधुंध पेड़ सब काट दो, ख़त्म कर दो। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेड़ तो हमारे नेचुरली हैं, उन सबको हम लोग अगर काट के बंजर बना देंगे तो इरोजन होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से लिखा है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्री, मतलब अंधाधुंध कटाई कर दो पेड़ों की, पूरा ज़मीन ही खाली कर दो, तो वहाँ पे बहुत इरोजन होगा। फिर उसके बाद लिखा है ओवर गेजिंग ऑफ द वेजिटेशन कवर। जो हमारे वेजिटेशन कवर हैं उनको भी ओवर गेजिंग कर दो, बार बार उनको मतलब डिस्टर्ब करो। जैसे देखे होंगे नेचुरली जो घास वगैरह हर चीज़ उगाती है उस सबको ख़त्म कर दो, ओवर गेज करो उस पर, जैसे पिच बना दो, जाके वहाँ मैच खेलने लगो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से नहीं मतलब डिस्टर्बेंस करो सोइल की टॉप लेयर पे, तो उससे भी हमारा क्या होगा, इरोजन होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक नेचुरल वेजिटेशन कवर, एक नेचुरल कवर था जिसको तुम मैच खेल खेल के वहाँ पिच बना दिए, जिसकी वजह से नहीं वहाँ इरोजन होना स्टार्ट होगा। ये फिर उसके बाद देखिए फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाना है। जंगल में अगर आग लगेगी तो कॉमन सी बात है, फिर पेड़ पौधा और घास फूस सब लॉस होगी। जब ये सब लॉस होगी तो सोइल उतने खुल जाएगी, सोइल की सरफेस जो है वो मतलब साफ़ सुथरी दिखने लगेगी। जब साफ़ सुथरी दिखने लगेगा तो मतलब बारिश होगा या कुछ भी होगा तो सीधे सोइल पे गिरेगा, सरफेस पे, तो जिसकी वजह से कटाव ज़्यादा होगा मिट्टी का। तो ये हमारे नेचुरल इफेक्ट हैं। कौन कौन, एक तो पेड़ों को काट देना, ओवर गेजिंग करना, और फॉरेस्ट फायर, ये हमारे नेचुरल हो गए। अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर लैंड यूज क्या होता है। तो इम्प्रॉपर यूज में लिखा हुआ है कीपिंग द लैंड बेरन सब्जेक्ट इट द एक्शन ऑफ द रेन एंड विंड। अब मान लो अगर हमारा जो लैंड है उसको हम बेरन मतलब खाली छोड़ दें, उसमें कुछ करें ही ना, बंजर बना दें, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी रेन और वाटर की वजह से एक्शन होने लगेगा और इरोजन होना स्टार्ट होगा। देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े खाली मैदान पड़े रहते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, तो खाली पड़ा है बंजर, और एक दिन क्या होता है कि बारिश होते होते धीरे धीरे एक छोटी नाली बनती है, फिर बड़ी रील, फिर नाला, ऐसे बनते रहता है, तो वहाँ भी इरोजन होने स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन लिखा है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप डेट एसिलरेटेड सोइल इरोजन।
अब मान लो अगर तो ग्रोइंग अप क्रॉप दैट एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन का मतलब है कि जैसे अभी हम लोग उस तरफ अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, ऐसे अगर हम इम्प्रॉपर यूज में बात करें तो अंधाधुंध खेती करना, मतलब लगातार खेती के ऊपर खेती, खेती के ऊपर खेती, खेती के ऊपर खेती करते जाओगे तो क्या करोगे, टिलेज ज़्यादा चल करना पड़ेगा हमको, जुताई खुदाई हर चीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जितने बार ज़्यादा सोइल की लेयर को डिस्टर्ब करोगे उतने ज़्यादा इरोजन होगा। तो ये भी इसका मेन कारण है। फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब मान लो सोइल से ऑर्गेनिक मैटर ही ख़त्म कर दो तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि इरोजन ज़्यादा होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म करने से क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि सोइल को आपस में एक दूसरे से बॉन्ड करके रखता है। अगर तुम वो बॉन्ड बनाने वाली उसकी जो कैपेसिटी है ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू अगर उसको ही ख़त्म कर दोगे तो कॉमन सी बात है कि सोइल भुरभुरी होने लगेगी, उसकी एक में पकड़ की क्षमता कम हो जाएगी और वो आसानी से टूटने लगेगी। तो इस वजह से हमको ऑर्गेनिक मैटर को भी नहीं ख़त्म करना है, उसको भी प्रॉपर लैंड में बनाए रखना है। फिर उसके बाद है कल्टीवेशन अलोंग द स्लोप डायरेक्शन। अब मान लो कि स्लोप के विपरीत डायरेक्शन में करोगे तब भी इरोजन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है कि फॉल्टी मेथड ऑफ इरीगेशन। अब मान लो तुमको सिंचाई करने की विधि ही नहीं पता है, करना था फरो इरीगेशन, तुम कर दिए चेक बेसन इरीगेशन, तो क्या होगा और इस प्रकार से हमेशा उल्टा सीधा सब करते रहते हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमारा सोइल इरोजन बढ़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को बुद्धि नहीं है, करना कुछ था कर कुछ रहे हैं इस वजह से। तो ये भी यहाँ पे आता है कि फॉल्टी मेथड ऑफ इरीगेशन मतलब रॉन्ग तरीके से इरीगेशन करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अच्छा मान लो लिखते टाइम तुमको कॉजेस में कुछ नहीं याद रहेगा तो बस तुम ये वाला डायग्राम याद कर लो। इस डायग्राम के भी अगर बना दोगे ना तब भी पूरे फुल नंबर मिलेंगे। इसमें भी वही बात लिखी है, कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन। एक तो कैसे होते हैं, तो नेचुरल इरोजन की वजह से होते हैं और ह्यूमन इरोजन की वजह से होते हैं। नेचुरल की वजह से जैसे क्या हो सकता है, तो हैवी रेनफॉल रहेगा तो होगा, स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा तो इरोजन होगा, फ्लड आएगा तो भी इरोजन होगा, ड्रॉट पड़ जाएगा तब भी इरोजन होगा, ग्लेशियर मूवमेंट होगा तब भी इरोजन होगा और लैंड स्लाइडिंग होगा तब भी इरोजन होगा। तो इधर के जो ये सब हैं ये क्या हैं, हमारे नेचुरल कॉजेस हैं जो कि हम लोग करते नहीं हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, प्राकृतिक मतलब जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो ये हम लोग अपने आप खुद करते हैं, इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए प्राकृतिक जिम्मेदार नहीं है, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस। तो हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं, पेड़ का डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, तो पेड़ काटने भगवान तो नहीं आएंगे, हम ही लोग काटेंगे। दूसरा है ओवरगेजिंग करने भी हम ही लोग जाएंगे। फिर ये पुअर फार्मिंग मेथड, खेती उल्टा तरीके से करना, ये भी हम ही लोग करते हैं। अर्बनाइजेशन ऑफ रोड, सब जगह मिट्टी काट काट के कहीं रोडें बना दो, बिल्डिंग बना दो, ये भी एक्टिविटीज़ कौन करता है, ये हम लोग करते हैं। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़, खुदाई कर करके कहीं सोना निकाल रहे हैं तो कभी कोयला कभी कुछ, ये सब कौन करता है, ये हम लोग करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ किस में आएंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो सिंपल सा ये डायग्राम याद रखना है और इसमें दो तरीके से इनको कैटेगराइज कर देना है, एक नेचुरल कोजेस और एक ह्यूमन कोजेस। नेचुरल कोजेस में ये कुछ पॉइंट जो इधर लिखे हैं उनको लिख देना और ह्यूमन कोजेस में इधर, तो तब भी सेमेस्टर एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे कि कोजेस ऑफ सोइल इरोजन क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा इम्पोर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इरोजन। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि इरोजन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सब यहाँ बस खाली तुमको ये याद रखना है, एक तो क्लाइमेट, दूसरा टोपोग्राफी, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, और क्या हो सकता है, सोइल हो सकता है, और क्या हो सकता है देख लेते हैं, वेजिटेशन। तो देखिए C फॉर क्लाइमेट, T फॉर टोपोग्राफी, S फॉर स्लोप, B फॉर वेजिटेशन, बस यही याद रखना है। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट में हमारा क्या होता है, तो क्लाइमेट में हमारे चार चीज़ें होती हैं, एक तो रेनफॉल, दूसरा हमारा विंड, तीसरा हमारा ह्यूमिडिटी और चौथा हमारा टेम्परेचर या सोलर रेडिएशन। तो हम लोग इरोजन के टर्म में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि रेनफॉल की वजह से इरोजन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए लिखा है कि रेन ड्रॉप डिटेच सोइल पार्टिकल वाइल अमाउंट ऑफ रन ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इज हाई, कि जब रेन ड्रॉप की वजह से क्या लिखा है, डिटेच द सोइल पार्टिकल, मतलब रेन ड्रॉप की वजह से सोइल पार्टिकल टूटता है, वाइल जब अमाउंट ऑफ रन ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इज हाई होगा, जब रन ऑफ हाई हो या इंटेंसिटी हाई हो, ड्यूरेशन हाई हो बारिश होने की, तब क्या होगा, डिटेचमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल हाई होगा। फिर उसके बाद लिखा है द फ्रिक्वेंट रेन मेंटेन हाई सोइल मॉइस्चर कंटेंट एंड लो इनटेक कैपेसिटी डेट्स इंक्रीज द रन अप एंड द सोइल इरोजन। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि
जो सोइल की जो हमारी इनटेक कैपेसिटी है वो अगर कंप्लीट रहेगी पहले से ही, तो सोइल पानी को मतलब क्या एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। जब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो मतलब बहाना स्टार्ट कर देगी। तो वही चीज़ लिखा है, द फ्रिक्वेंट रेन मेंटेन हाई सोइल मॉइस्चर कंटेंट। मतलब फ्रिक्वेंट रेन का मतलब होता है बार बार बारिश होते रहना, बार बार बारिश होते रहना। तो अगर बार बार बारिश होते ही रहेगी तो मतलब सोइल मॉइस्चर जो है वो सोइल में बना रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा ज़मीन में। जब मॉइस्चर कंप्लीटली पहले से बना रहेगा तो कॉमन सी बात है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगा तो रन ऑफ ही होगा, तो जब रन ऑफ होगा तो सोइल इरोजन होगा। यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है विंड। अब विंड से देखते हैं कैसे होगा। तो विंड ट्रांसपोर्ट सोइल पार्टिकल वाइल हाई स्पीड ऑफ विंड फ्लो। विंड क्या करता है कि हमारे सोइल पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कैसे? जब विंड हाई स्पीड ऑफ विंड फ्लो, जब बहुत तेज़ी से हवा बहता है या मतलब चलता है, उस कंडीशन में हमारे सोइल पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र कर देता है। ऑब्जर्व इन ग्रेटर इन एरिड रीजन। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? तो जो सूखे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है एरिड रीजन में, जैसे राजस्थान या और अदर भी चीज़ें, जहाँ तुम ये समझ लो जहाँ सूखा हो, रेत टाइप का। फिर अब देखिए आ गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से इरोजन का क्या लेना देना है, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिए। इफ़ ह्यूमिडिटी इज मोर इन एटमॉस्फेयर, अगर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर नम है, देन सॉइल पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर सो दैट इरोजन इज लो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब नमी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा नमी होगा तो सोइल पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से वो चिपके रहेंगे। इस कंडीशन में इरोजन कम होगा। अगर यही बात अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो, सूखा हो बिल्कुल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोइल पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से अलग होने लगेंगे और उस कंडीशन में इरोजन ज़्यादा होगा। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि आप खुद ही मन से सोचिए, जो हमारा इरोजन होता है या मतलब इरोजन क्या होता है, वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा धूल कण उड़ता है या सर्दियों के मौसम में? आप खुद सोचिए। क्यों? सर्दी के मौसम में ह्यूमिडिटी हाई रहती है, कोहरा मॉइस्चर सब नमी रहती है, जिस वजह से सोइल पार्टिकल कम मूवमेंट करते हैं। लेकिन वही अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी के टाइम पे देखिए कैसे आंधी तूफान चलता है, मार हवा चलती है, तो कितना कंकड़ और धूल सब उड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर में जब नमी रहेगी, वो नमी रहेगी विंटर के टाइम, सर्दी के टाइम, तो उस टाइम इरोजन कम होगा। अगर वही नमी जब कम होगी गर्मी के टाइम, जब एटमॉस्फेयर में नहीं रहती है नमी, उस टाइम इरोजन ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन। तो टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन से क्या लेना देना है? अब देखिए, इंडिया बीइंग क्लोज टू इक्वेटर, रेडिएशन इज हाई आउट थ्रू द ईयर 1500 से 150 से 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये कुछ याद कर रख लेना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है कि कितना रेडिएशन आता है ईयरली, तो ये याद करना है 150 से 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अब देखिए, जो हमारा इंडिया है वो इक्वेटर लाइन के सबसे पास है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म होगा, और सबसे ज़्यादा गर्म होगा तो मतलब सोइल ड्राई होगा, सोइल ड्राई होगा तो मतलब इरोजन होगा। बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया पहला फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर के अंदर कौन कौन है? तो रेनफॉल है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है या सोलर रेडिएशन है। अब हम लोग देख रहे हैं टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में क्या होता है उसको समझेंगे कि टोपोग्राफी की वजह से ने क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप आर द मेन टोपोग्राफी फैक्टर इन्फ्लुएंस द इरोजन। जो हमारा लैंड है, अगर उसका स्लोप लेंथ ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा रनआफ को। क्यों? क्योंकि जितना ढालनुमा होगी हमारी खेती, उतने ज़्यादा रनआफ वहाँ जल्दी होगा, तीव्र गति से नहीं होगा। और जितने तेज़ होगा मतलब तीव्रता इंटेंस वो बढ़ेगी, वेलोसिटी हाई होगी तो सॉइल पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए लिखा है डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप आर द मेन टोपोग्राफी फैक्टर, कि वहाँ का डिग्री ऑफ स्लोप कैसा है, उसका लेंथ कितना है और उसमें स्लोप कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि इरोजन कितना होगा। तो वही हमारा पहला पॉइंट लिखा है, डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप आर द मेन टोपोग्राफी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सोइल इरोजन। इस प्रकार से भी समझिए। देखिए, एक ये पर इस टाइप का ज़मीन रहेगा जो कि प्लेन ज़मीन है, तो यहाँ अगर भी होगा भी सोइल इरोजन तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। और यही ज़मीन अगर ऐसे ज़मीन है ऐसे, तो यहाँ जैसे ही पानी या कोई भी फरसत आएगा तो सर रपटते हुए इधर चला जाएगा। तो यही है डिग्री ऑफ स्लोप लेंथ। ये किस प्रकार का है? तो इस प्रकार से इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो ज़मीन है वो फ्लैट है मतलब प्लेन है या इससे ढालनुमा है। तो ढालनुमा रहेगा तो मतलब ज़्यादा इरोजन होगा और प्लेन रहेगा तो कम होगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, डिग्री एंड लेंथ ऑफ स्लोप आर द मेन टोपोग्राफी फैक्टर इन्फ्लुएंस द इरोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट में लिखा है एज द स्लोप इंक्रीज, अगर स्लोप बढ़ेगा द काइनेटिक एनर्जी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ इंक्रीज देयर बाई डिक्रीजिंग ऑफ सोइल स्टेबिलिटी। अब लो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा लैंड है वो हाई स्लोप में होगा, तो अगर जब हाई स्लोप में होगा तो कॉमन सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो सोइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा के ले जाने की जो उसकी क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी, वो भी अधिक होगी। और जब ये सब अधिक होगी तो ये क्यों होगी, ये रन ऑफ की वजह से नहीं होगी। जब रन ऑफ इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से ने क्या होगा कि हमारी जो सोइल की स्टेबिलिटी है, मतलब एक स्थान पर रुकने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखा है कि एज द स्लोप इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ इंक्रीज देयर बाई डिक्रीजिंग द सोइल स्टेबिलिटी। हो गया टोपोग्राफी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है, देखिए लैंड कैनोपी इन्फ्लुएंस द इंटरसेप्शन ऑफ ड्रेन। अब इसका मतलब क्या है कि कैनोपी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। जैसे कैनोपी का मतलब होता है छाही। जैसे ये पेड़ लगाए, इसकी ये कुछ ये मान लो पेड़ बना दिए, और इस पेड़ की जो छाही आएगी ना, ये कितनी उस पेड़ के नीचे छाही में कितना कवर कर रहा है। जैसे हम लोग बारिश वारिश में पेड़ के नीचे जाके छुप जाते हैं, या धूप में देखते हैं कि उसकी छाही बनती है, जितनी दूर में पेड़ की छाही बनती है, ये सब जिधर जिधर, उसी को कैनोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड कैनोपी इन्फ्लुएंस द इंटरसेप्शन ऑफ रेन। इसका मतलब ये है कि जब पेड़ खड़ा है तो मतलब जैसे अगर ऊपर से ना ऐसे ऐसे बारिश होगी, ये इस टाइप से, या हम लोग कुछ भी छोड़ें पानी उनी, तो सब ये इतना दूर इसका एरिया है पेड़ का। तो अगर अब इस पे हम लोग सीधे पानी गिरेगा तो सबसे पहले किस पे, पेड़ पे टकराएगा। पेड़ पे टकराएगा तो क्या होगा, विंड इसकी रेन की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होगी। जब कम होगी तो इससे टकराते हुए ना पेड़ से नीचे आएगी, तो जितना टकरा के नीचे आएगी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी सब डिस्ट्रॉय हो गई, इंटरसेप्ट हो गई, रोक ली। तो रोकने के बाद धीरे धीरे आके सोइल पे गिरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सोइल इरोजन कम होगा। और यही अगर सीधे आसमान से नहीं आती है और सीधे सरफेस पे गिरती बारिश टकराती तो इम्पैक्ट ज़्यादा लगता। तो जब ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है तो सोइल इरोजन ज़्यादा होता। उस कंडीशन में क्या होता कि हमारा इरोजन अधिक होता। फिर ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा लिखा है ग्राउंड कवर एब्जॉर्ब रेन ड्रॉप इम्पैक्ट। अब अगर हम अपने ग्राउंड को कवर कर दें, इस सब पे कोई घास फूस लगा दें या कुछ भी, जिससे मान लो ये हमारा है, इसमें हम घास फूस उगा देंगे। अगर हम घास लगा देंगे या किसी भी चीज़ से हम इसको कवर कर देंगे, उसके बाद इस पर अगर रेनफॉल होगी तो वो इसी में एब्जॉर्ब कर लेगी उसका इम्पैक्ट, तो उस कंडीशन में भी कम होगा रेनफॉल। जैसे यहाँ पे पेड़ लगाने से नहीं उसका एब्जॉर्ब हो रहा था, एनर्जी कम हो रहा था, ऐसे यहाँ पे घास लगाने से कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि ग्राउंड कवर द एब्जॉर्ब रेन ड्रॉप इम्पैक्ट। फिर तीसरा लिखा है रूट सिस्टम प्रोवाइडिंग बाइंडिंग इफेक्ट। जो हमारे पेड़ पौधों का रूट सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्पैक्ट को। जैसे मान लो कोई मिट्टी में अगर हम पेड़ लगाएंगे, ठीक ना, तो जब हम पेड़ लगाएंगे तो इसकी कुछ जड़ें इस प्रकार से नहीं निकली रहती हैं। तो जो ये जो जड़ निकली रहती है ना, ये जड़ क्या करती हैं, सोइल को बॉन्डिंग करने का काम करती हैं, मतलब सोइल को आपस में चिपकाए रखती हैं, पकड़े रखती हैं। तो इस प्रकार से ने भी हमारा रूट सिस्टम हेल्प करता है इरोजन को कंट्रोल करने में। तो इसलिए लिखा हुआ है कि रूट सिस्टम प्रोवाइड बाइंडिंग इफेक्ट। तो हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं सोइल पे। तो सोइल क्या है हमारी, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइल पे। जब सोइल हमारी क्या है देखते हैं, सोइल की वजह से कैसे होता है। अब लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ सोइल लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन्फ्लुएंस द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। अब जो हमारी सोइल की प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि सोइल टूटेगी या नहीं टूटेगी। अब सपोज डेट मान लो टेक्सचर की अगर हम बात करें तो टेक्सचर में अगर सैंड है तो मतलब जल्दी टूट जाएगी सोइल, जैसे ही बारिश होगी तुरंत ही बह के स्टार्ट हो जाएगी। अगर टेक्सचर में यही क्ले टेक्सचर रहेगा, क्ले सोइल, तो उसमें क्या होगा कि बारिश होगी तो जल्दी ये बह के नहीं जाएगा। तो टेक्सचर पे एक डिपेंड हुआ। अब स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, कि सोइल का पार्टिकल किस प्रकार से अरेंजमेंट है। तो जितना अच्छे से अरेंजमेंट होगा उतने ही लेट में उसका विखंडन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। फिर तीसरा लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। अब अभी हम लोग बात किए थे कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सोइल में उतना ज़्यादा उनकी बाउंडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो उस कंडीशन में भी वो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो यही सारी सोइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे कि डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा या नहीं होगा। तो हमारा पहला पॉइंट यही लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ सोइल लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन्फ्लुएंस द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ हमारा सोइल डिटैचेबिलिटी इंक्रीज एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बट
ट्रांसमिबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज। देखिए लिखा हुआ है सोइल डिटेचबिलिटी इंक्रीज, सोइल डिटेचबिलिटी कब इंक्रीज करेगा, द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। अगर सोइल के पार्टिकल की साइज बड़ी है तो डिटेचबिलिटी मतलब टूटने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ट्रांसमिबिलिटी डिक्रीज, लेकिन जो उनका बहाव है मतलब ट्रांसपोर्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना वो कम हो जाएगा विद विद द इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज। अब ऐसा क्यों हो रहा है समझिए। अब देखिए जो हमारी सैंड होती है वो टूट तो जल्दी से जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको बह के जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्ले के कंपेरिजन में। क्ले टूटेगी लेट में लेकिन बहेगी जल्दी, ट्रांसपोर्ट जल्दी होगी। इसी प्रकार सोइल सैंड टूटेगी जल्दी लेकिन ट्रांसपोर्ट लेट में होगी। तो वही चीज़ लिखा है कि सोइल डिटेचबिलिटी इंक्रीज एट द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बट द ट्रांसबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द पार्टिकल साइज। फिर नेक्स्ट है कि soil containing high percentage of sand and silt are more susceptible to detachment is very lack cohesive characteristic। लिखा है कि सोइल हाई कंटेनिंग परसेंटेज मतलब जो हमारी सैंड है उसका परसेंटेज जो है सक्सेसिबिलिटी मतलब ख़राब होने का या डिटेचमेंट होने का वो हाई होता है और सिल्ट का कम होता है डिटेचमेंट के लिए। ये ऐसा होता क्यों है, तो एक कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, यही चीज़ लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एज द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सोइल इंक्रीज द इरोडेबिलिटी